नमस्ते। आज हमारे साथ फिर से डॉक्टर संदीप पांडे हैं। कोशिश हम लोगों की ये होती है कि डॉक्टर संदीप पांडे से हफ्ते में एक दिन हम लोग बातचीत कर लें और बहुत से जो करंट इश्यूज हैं उसमें आपका क्या व्यू पॉइंट है, क्योंकि आप से बहुत लोगों का संपर्क होता है, ग्राउंड से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, आम आदमी से कनेक्टेड हैं। तो डॉक्टर सबसे पहली बात तो ये, अभी जो जंतर मंतर आप गए भी थे, आप तो 5-7 दिन पहले गए थे जी, वहाँ पे 2 दिन पहले कुछ अजीब सा काम हुआ है और मतलब मुझे तो, मेरे लिए शर्म की बात है, मैं अपने यहाँ जो बाहर लड़का मुस्लिम बैठा काम कर रहा है, मैं उससे नज़र नहीं मिला पा रहा जी। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। पहले तो हम ये बात करें कि ये जो कार्यक्रम हुआ ये वहाँ कैसे हुआ, क्योंकि मैंने आपको भी बता दें, लोगों को लगेगा कि जो नहीं देख रहे हैं जी। जंतर मंतर में कुछ लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने धर्म विशेष क्या मुसलमानों को खराब गाली ही नहीं दी, एक तरह से मारने की धमकी दी। तो उसी रेफरेंस में ये बात हो रही है। हालांकि पुलिस ने कल 5-6 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन शुरू में जो FIR दर्ज थी वो अज्ञात लोगों के अगेंस्ट थी, उस रेफरेंस में ये बात हो रही है जी। देखिए, मैंने आपको पिछले कार्यक्रम में बताया था कि मैं 2 अगस्त को वहाँ पे था जंतर मंतर पे, और मुझे ये देख के बड़ा आश्चर्य हुआ था कि जंतर मंतर पे किसान संसद के अलावा और कोई धरना नहीं चल रहा था, जबकि आप आम समय में जाएं तो वहाँ पे आपको कई धरने वहाँ पे 10-15 तो लोग चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इतनी कड़ी पुलिस सुरक्षा थी कि वहाँ पे और कोई धरना हो ही नहीं सकता था, इतनी पुलिस लगी थी। कोई जा भी नहीं सकता था, कोई जा भी नहीं सकता था। मतलब बाहर से भी कोई खड़ा हो के अगर देखना चाहे कि किसान संसद में क्या चल रहा है तो वो नहीं देख सकता था। और आप भी जब गए तो आप बाहर भी नहीं निकल सकते जी, और वहां से बाहर भी निकलने पे पाबंदी थी कि जब तक आपका कार्यक्रम 5 बजे खत्म ना हो जाए, और जब तक वो 5 बसें जो सिंघू बॉर्डर से 200 किसानों को गिन के लाती हैं, और गिन के 200 कुर्सी लगी है वहाँ, 201वां आदमी वहाँ नहीं आ सकता। तो इतनी कड़ी सुरक्षा में ये कार्यक्रम कैसे हुआ? जो हुआ तो था कॉलोनियल एरा लॉज के ऊपर। तो मेरा ये सवाल है कि अश्विनी उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रह चुके हैं, उस पार्टी में शामिल हैं, तो ये इनको धरना करने की क्या ज़रूरत है? ये तो भाई शासक दल का हिस्सा है ना, इनको जो भी विधि मंत्री हैं उनसे जाके मिलना चाहिए था और कहना चाहिए था कि भाई ये तो हमारी भी मांग है कि 47 के पहले के कानून हटने चाहिए, क्योंकि देश आज़ाद हो गया तो 1947 के पहले के कानूनों का क्या मतलब है? वो कानून नए सिरे से बनने चाहिए। तो ये बात उन्होंने विधि मंत्री को एक प्रतिनिधि मंडल ले जाके क्यों नहीं कही, क्यों वहाँ पे धरना किया? तो मुझे ये समझ में आता है कि जिस तरह से 26 जनवरी को किसानों की परेड को डिस्टर्ब किया गया, ये पूरा कार्यक्रम था, एक साजिश थी कि किसानों की संसद को डिस्टर्ब किया जाए। इसको कोई परमिशन नहीं थी, बिना परमिशन के ये वकील लोग इकट्ठा हुए, वहाँ अंदर घुसे कैसे ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ अंदर बिना वो किसान संसद वाला आई कार्ड लिए कोई जा ही नहीं सकता, कि पुलिस का जो समझौता है किसानों के साथ। तो ये कार्यक्रम किसान संसद को डिस्टर्ब करने के लिए इन्होंने किया था। जैसे इन्होंने 26 जनवरी में अपने एक आदमी को भेजा था, जो ये सनी दियोल का कैंपेन मैनेजर था, वो उसने जाके वहाँ पे जो भी गड़बड़ी की, तो ये ठीक इसी तरह से इन्होंने अश्विनी उपाध्याय को इस बार इस्तेमाल किया है किसान संसद को डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन वहाँ पे जो नारे लगे, ये वाकई में आपका कहना बिल्कुल सही है, ये बहुत शर्म की बात है। एक तरफ मोहन भागवत कहते हैं कि जो हिंदू मुसलमान के खिलाफ बात करता है वो असली हिंदू नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, और खुलेआम आपके लोग वहाँ पे इतने आपत्तिजनक नारे लगा रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। तो ये वाकई में एक सोचने वाली बात है कि आपका शीर्ष नेतृत्व कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कर रहे हैं, और ये सारा राजनीति से प्रेरित है, किसान आंदोलन को डिस्टर्ब करने के लिए है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी ज़मीन खिसकती दिखाई पड़ रही है, इसलिए उन्होंने वो सब पुराने हथकंडे जो वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका इस्तेमाल करना फिर से शुरू कर दिया है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज मैं और पूछ लूं, इसलिए मैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, वो चाहे रूलिंग हो, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, वो
किसी ने इसको इस पे उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया जैसा इतने घृणित कार्य पे जैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। जी जी। अब क्या वो सबको ही वो वोट चाहिए, सबको उस तरह की गाली गलौज जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, आप सबका नाम ले लिए, मैं केवल भाजपा को क्यों? जी जी। भाजपा का तो एजेंडा है, सर्वविदित एजेंडा है कि हिंदू मुस्लिम करके, बाकी लोग भी तो चुप हैं। नहीं, ये भी बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीति को पूरा पटरी से उतार दिया है और एक गलत दिशा में ले जा रही है, जिसमें कि बाकी भी बड़ी पार्टियों को ये लगने लगा है, सिवाय मेरे ख्याल से कुछ को छोड़ के, कि हम कोई ऐसी बात ना बोलें जिससे कि हिंदू वोट नाराज़ हो जाए। तो या तो वो इन सांप्रदायिक मुद्दों पे शांत रहते हैं और या फिर थोड़ा बहुत उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाने लगे हैं। जैसे आप राम मंदिर की बात लें तो इस समय कोई दल ऐसा नहीं है जो नहीं कहेगा कि राम मंदिर वहाँ पे नहीं बनना चाहिए, जबकि वो मंदिर जिस तरह से मस्जिद को ढहा के बनाया जा रहा है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया है, उस पर बहुत सारे सवाल हैं। तो ये राजनीति जो है, इसका जो सांप्रदायिकरण हो गया है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग संसद पहुंच गए हैं, ये मुझे लगता है इस देश के लिए कोई ठीक बात नहीं है। ये पूरी राजनीति उल्टी दिशा में ले जा रही है। और देखिए, जब आप किसी एक किस्म का भेदभाव शुरू करते हैं तो हमारा समाज का ताना बाना ऐसा है कि वो फिर दूसरे क्षेत्रों में भी जाएगा ही, वो तहस नहस होने लगता है, होगा ही। अगर आप मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक राजनीति करेंगे तो ये निश्चित है कि जातिवादी राजनीति को बढ़ावा मिलेगा, लिंग भेद को बढ़ावा मिलेगा। जो भी वंचित तबके हैं इस देश के, उनको उनके खिलाफ। आपने बात जात की, दूसरी चीज देख के मुझे अजीब सा लगा, खिलाड़ी की तो कोई जात नहीं होती, खिलाड़ी तो देश का होता है जी। वो जो हमारी उत्तराखंड की बेटी है जी जी जी, कौन वंदना कटारिया, उसके घर पे जैसे हमला होता है तो ये कहाँ देश जा रहा है? मतलब ये वो तो देश के लिए खेल रही है भाई। नहीं, मैं आपको सुधार दूं, हमला नहीं हुआ है। देखिए, हमले तो पहले हुए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम हारी, इलाहाबाद में मोहम्मद कैफ के घर पे हमला हुआ। हाँ, या कोई टीम हार के आ रही है तो उसके खिलाफ नारेबाजी वगैरह एयरपोर्ट पे हुई, ये तो समझा जा सकता है कि भाई आपकी भावनाएं आहत हुई, आपने खिलाड़ियों के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला। लेकिन फिर भी सवाल है कि सिर्फ कैफ के घर पे क्यों हमला होता है? हाँ, दूसरे खिलाड़ियों के घर पे हमला क्यों नहीं होता है? लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ है, भारतीय टीम हारी और जश्न मनाया गया है वंदना कटारिया के घर के सामने, क्योंकि वो एक दलित खिलाड़ी है। तो वहाँ पे बाकायदा 2-3 लोगों ने डांस किया है, वहाँ पे पटाखे फोड़े गए हैं और मिठाइयाँ बांटी गई हैं कि वंदना कटारिया की टीम हार गई। नहीं, तो ये क्या मैसेज जा रहा था? मतलब ये एक दलित है और ये बिल्कुल ये कहना चाह रहा है, एक दलित है, महिला है। दलित तो दूसरे भी खिलाड़ी हैं। देखिए, इस बार एक गौर कीजिएगा, मेडल लेने वालों में कई खिलाड़ी दलित हैं। बजरंग पुनिया है, रवि दाहिया है, हाँ, ऐसे कई दलित खिलाड़ी हैं जो मेडल। कहीं जो मैं इसको कंफर्म नहीं हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भी पिछले वर्ग से आते हैं, नीरज चोपड़ा भी, ये भी रोड या क्या है, मतलब ये भी पिछड़ा वाली कम्युनिटी से आते हैं। हाँ, इनका मुझे बहुत स्पष्ट नहीं, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जो अन्य पिछड़ा वर्ग और जो दलित वर्ग के लोग हैं, वो मतलब पारंपरिक रूप से, हाँ, ये मेहनत कश वर्ग है। ये खेती किसानी कारीगरी का काम करता है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ये मेडल जीत के आ रहे हैं। और वंदना कटारिया भारतीय टीम में खेल रही हैं, ये इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है। हमको तो गर्व होना चाहिए। लेकिन एक ऐसे राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहां पे भारतीय टीम के हारने पे अगर कुछ और दलित के खिलाफ कौन ये कार्यक्रम करेगा? ये तो सवर्ण ही करेंगे। सवर्ण जो है वो भाजपा का समर्थक है। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में उसके समर्थक एक दलित खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी के घर के सामने जश्न मना रहे हैं क्योंकि भारतीय टीम जिसमें वो थी वो हार गई। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? और हाँ, ये तो मैं यही कह रहा था कि ये तो इनकी पूरी जो राष्ट्रवादी राजनीति है, ये बात तो उसके खिलाफ जाती है। और इस पे कोई गिरफ्तारी नहीं हुई 2-3 दिन तक, जब तक कि हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने इसकी निंदा नहीं की और अन्य जगहों पे इस पे लोगों ने लिखना बोलना शुरू नहीं किया। अब सुन रहे हैं, कल रात तक की खबर यह है कि 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, एक व्यक्ति अभी भी गिरफ्तार किया जाना बाकी है।
तो ये तो अजीब बात है कि भारतीय टीम के हारने पे जश्न मनाया जाता है। तो आप ये देखिए कि जो राष्ट्रवादी राजनीति है, इसके जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि आप चाहते तो हैं कि देश एक हो, देश मजबूत बने, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ आप नारे लगाएंगे। दलित खिलाड़ी की टीम जब हार जाती है तो उसके घर के सामने आप नाचेंगे गाएंगे। हाँ, तो ये सारे जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं ये निकल के आ रहे हैं। और आप बताइए कि वो देश कैसे मजबूत बनेगा जिसमें दलितों, मुसलमानों, महिलाओं के खिलाफ लगातार जहर उगला जाएगा, उनके खिलाफ बोला जाएगा, और ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही है देश के अंदर कि एक राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ दोनों सीमा पे अपने सुरक्षा बल तैनात करके गोली चल रही है, लोग मर रहे हैं। जी जी, मिजोरम, असम में तो गोली से लोग मर गए हैं दूसरी पुलिस वाले, तो और एफआईआर कर दी गई है मिजोरम। तो इससे ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद है वो विघटनकारी है, वो राष्ट्र को मजबूत करने वाला नहीं है। राष्ट्रवाद जो देश को मजबूत करने वाला था वो राष्ट्रवाद था जिसकी वकालत गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल ने की थी, और जिसके मूल्य हमारे संविधान में निहित है। उन मूल्यों पे अगर चलेंगे तभी ये देश मजबूत रहेगा। नहीं तो ये जो राजनीति है जो जाति, धर्म, लिंग के आधार पे भेदभाव करती है और खुलेआम करती है, ये राजनीति इस देश को बांटने का ही काम करेगी। मैं जात पे अगर हम लोग कर रहे हैं तो थोड़ा एक जात पे एक बहुत से लोगों के मन में प्रश्न है और उस को हम लोग जरूर चर्चा करनी चाहिए। अभी जब भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट रिशफल किया जी, तो यहाँ पे भी आपने लखनऊ देखा बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी कि हमने ओबीसी और बैकवर्ड 7 मंत्री किए और हम बैकवर्ड के तंग रहे। ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम बैकवर्ड को दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अब एक डिमांड आ रही है कि जो जनसंख्या वाला जो हो रही है गणना, उसमें अब डिमांड बैकवर्ड कम्युनिटी से सब लोगों से है कि भाई इसमें हमारी जात का भी आप गणना कीजिए। बिल्कुल, जो सरकार कह रही है कि नहीं इसको भी हम लोग जी। फिर कुछ इस पे आप जरा समझा भी दीजिए दर्शकों को, और इस पे आपका क्या विचार है बताइए। देखिए, पूरी आरक्षण की नीति जो है बनी है जो हमारी जनसंख्या में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का जो अनुपात है उसके आधार पे मोटा तो अनुसूचित जाति, जनजाति की तो गणना होती है जब जनगणना होती है, और उसी के आधार पे ये मोटा तय किया गया है कि अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%, यानी कुल 22.5% जगहें उनके लिए आरक्षित होंगी। अब जब ये मंडल कमीशन की सिफारिश लागू हुई तो आखिरी जो जनगणना हुई थी जिसमें कि जातिगत गणना भी हुई थी, वो हुई थी अंग्रेजों के समय में 1931 में। उसके हिसाब से 52% लोग इस देश के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि भाई आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए 22.5 में 27 जोड़ के 50 से थोड़ा सा कम यानी कि 49.5% का आरक्षण हो गया। और जो सामान्य वर्ग के लोग जो इसका विरोध कर रहे थे कि भाई आप आधी सीटें आरक्षित कर रहे हैं, उनको खुश करने के लिए सीटों की कुल संख्या बढ़ा दी गई। जैसे मैं IIT BHU से पढ़ा तो हमारे क्लास में 60 लोग होते थे। अब जब आधी सीटें आरक्षित हो गई तो 60 की संख्या को 120 कर दिया गया, यानी कि आरक्षण तो 60 का हो गया, लेकिन जो 60 सीटें बाकी थी वो सामान्य वर्ग के लिए खुली रखी गई। 30 जो बाकी थी उसको फिर से 60 कर। हाँ, मतलब उनकी सीटें कम नहीं हुई सामान्य वर्ग के लिए। तो इस तरह से सभी के हितों को एक तरीके से ध्यान में रख के निर्णय लिए गए। लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का कहना है कि इतने सालों में आखिर कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा ना, और वो परिवर्तन संभवतः उस दिशा में हुआ होगा जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी बढ़ी है। क्योंकि ये हम लोग पहले उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति के संदर्भ में चर्चा कर चुके हैं कि आबादी का ताल्लुक गरीबी से होता है। तो सवर्ण ज़्यादातर गांव छोड़ के शहर आ गए हैं, नौकरियों में आ गए हैं, उनके परिवारों और शिक्षा, उनके परिवारों में बच्चों की संख्या अब 1-2 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग जो अभी भी ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं, उनके परिवारों में बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी, 2 से ज़्यादा, 2.1 जो रिप्लेसमेंट रेट है उससे ज़्यादा ही होगी। दलितों में और भी ज़्यादा होगी क्योंकि दलित एकदम गरीब वर्ग है। मुसलमानों में भी ज़्यादा होगी क्योंकि मुसलमान की स्थिति दलितों से थोड़ी ही बेहतर है। तो इस आधार पे अन्य पिछड़ा वर्ग का कहना है कि फिर से
एक जातिगत गणना की जाए और अगर हमारा प्रतिशत 52 से ज़्यादा आता है तो फिर हमारे लिए जो आरक्षित सीटें हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए। और ये बहुत तार्किक मांग है और ये होना चाहिए। हमारा भी मानना है कि जातिगत गणना होनी चाहिए और अंत में ऐसी स्थिति बन जाए कि हर एक जाति को उसके अनुपात में सीटें आरक्षित हो जाए, जिसमें सवर्ण भी शामिल हो। तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? आपकी जितनी जनसंख्या में भागीदारी है उतनी आपको हिस्सेदारी इस व्यवस्था में मिलेगी। नहीं, ये असल में ये थोड़ा मुश्किल। और उसमें एक बात और कि उसमें 50% कम से कम महिलाएं होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये सभी वर्ग की। मैं आपके दूसरे पार्ट का 100% वो तायीद करता हूँ कि पहले मुझे लगता है कि इससे भी पहले जो दलित, गरीब, ओबीसी, इनसे भी पिछड़ा हुआ है वो महिला है। जी। और वो दुनिया की बात है, वो केवल यहाँ आधी आबादी के साथ जो ट्रीटमेंट होता है वो हम सब लोग देखते हैं। तो ज्यादा जरूरी मेरे हिसाब से ये, और वो पॉलिटिकल, और मैं इसको ये भी मानता हूँ कि आज पॉलिटिकल ताकत आप दे दीजिए उनको तो बहुत सी चीजें सुधरेंगी। हाँ। आपने जब वोट देने का अधिकार दिया है महिलाओं को, बहुत सी चीजें सुधरेंगी। फिर पंचायत राज में 33% आरक्षण नहीं, इस समय दुनिया में जो सबसे समझदारी से काम करने वाली नेता है वो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जी। तो नहीं, और इस तरह की बहुत सी संभावनाएं हैं जी। तो इसमें मैं बिल्कुल इस पक्ष का हूं कि पहले, इससे भी पहले महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और पार्लियामेंट में और विधानसभा में इनका प्रतिशत को बढ़ाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जी। नमस्कार। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।